पहली बात तो यह है कि चार्ज पॉइंट पे होता नहीं है। माना गया। और न्यूटन भी तो यही करते थे कि लो हमारा लगेगा साहब पॉइंट पे, द मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट अ पॉइंट। तो पॉइंट चार्जेस में फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो इन्होंने बताया, वो बताया कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कर लो आप मल्टीप्लाई करके, चाहे अलग अलग कर लो चाहे इकट्ठा कर लो, उसे पॉजिटिव कर लो पहले, फिर उनके बीच का डिस्टेंस कर लो ऐसे। और ये जो इफेक्ट है ये 4 पाई पे फैलेगा। मतलब यहाँ पे जैसे मैं एक पॉजिटिव चार्ज ले लूँ, यूँ Q1, एक पॉजिटिव चार्ज पॉइंट चार्ज यहाँ ले लूँ Q2, तो इसका प्रभाव, इसका इफेक्ट चारों तरफ रहेगा, 4 पाई r² पर ये फैलेगा। यानी मैं इसी डिस्टेंस पे इस चार्ज को, r को, चाहे यहाँ रख लूँ चाहे यहाँ रख लूँ चाहे यहाँ रख लूँ चाहे यहाँ रख लूँ चाहे यहाँ रख लूँ, नॉट मैटर। ठीक है। तो ये क्या है कि चार्ज का मल्टीप्लिकेशन किस पे फैला है, 4 पाई r²। और फ्री स्पेस के लिए एक इन्होंने कांस्टेंट लगाया एप्सिलॉन नॉट। बेटा व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी दैट परमिजिबल, यानी चार्ज के इफेक्ट को जो अलाउ करती है उसे कह देते हैं परमिटिविटी। तो वैल्यू ऑफ परमिटिविटी क्या होगी, इस परमिटिविटी की वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू आ जाती है 8.85 10⁻⁻12। और इसका यूनिट बना लेते बेटा, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी डायमेंशन भी बना लेते हैं। क्या बन जाएगी डायमेंशन? कूलम का हो गया एम्पियर इंटू टाइम का स्क्वायर, न्यूटन का हो गया m/L/T-2, और ये L स्क्वायर लेंथ। तो इससे डायमेंशनल फार्मूला भी बन जाता है। क्लियर हो गया भाभी? हाँ। तो अब ये फोर्स जो है किस तरह का फोर्स है, यानी ये फोर्स क्या प्रॉपर्टीज रखता है। ठीक है। तो पहली बात तो ये आती है कि ये फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स की कंडीशन क्या होती है? कंजर्वेटिव फोर्स की पहली कंडीशन ये होती है कि समय बदलने के साथ साथ फोर्स नहीं बदलता। अगर चार्ज एक दूसरे को ट्रांसफर हो रहे हो, तो ये बात मैंने ग्रेविटी में भी बताई थी, मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा उस चीज़ को क्योंकि बात बड़ी है, गहरी है। तो दूसरी चीज़ होती है कि वर्क डन बाय दिस फोर्स, वर्क डन बाय दिस फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, है ना, फॉलो बाय चार्ज। इट्स डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्लियर? यानी चार्ज किस रास्ते से गया इस पर डिपेंड नहीं करता। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई चार्ज रख दूँ पॉजिटिव क्यू, और यहाँ एक चार्ज है कहीं इस पर है R1 पर Q, तो किसी भी रास्ते से मान लो ये यहाँ चला गया, तो रास्ते से मतलब नहीं है, ये R2 देखा जाएगा। तो वर्क जो होगा द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्या हुआ करता है वर्क? डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अब दूसरी बात आती है इस फोर्स की कि ये फोर्स सेंट्रल फोर्स है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या आ गई? द फोर्स इज हाँ ये लिखा है फॉलो, फॉलोज लिख ले, फॉलो बाई चार्ज। मतलब एक चार्ज इधर से उधर जाए, हाँ, तो ले जाओ उसे अपने तरीके से, तुम कहीं भी किसी भी रास्ते से ले जाओ उसको, काम जो होगा एनर्जी का डिफरेंस होगा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाला फंडा सीधा लगेगा, पाथ पे नहीं लगेगा।
जैसे यहाँ से यहाँ को डिस्प्लेसमेंट हुआ तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट यहाँ देखा जाए तो ये डिस्प्लेसमेंट अगर देखूंगा तो दिस इज दिस पोजीशन माइनस दिस पोजीशन, तो वो बात आ जाएगी। तो उस पर फिर इंटीग्रेट कैसे करूंगा उस फोर्स को? तो मैंने कहा यहाँ की एनर्जी में से यहाँ की एनर्जी माइनस कर दो। कौन सी एनर्जी माइनस कर दें? पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, तो एक्सटर्नल वर्क डन इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एक्सटर्नल वर्क डन मैंने बताया था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन थर्मल एनर्जी, चेंज इन रेडिएशन एनर्जी, कोई भी चेंज हो एनर्जी। ठीक, दिस फोर्स इज सेंट्रल। इसका मतलब क्या होता है? इफ वन चार्ज इज स्टेशनरी and other charge is revolving around it, the angular momentum of revolving charge, केपलर वाला फंडा है, इज कंजर्व। मतलब एक जैसे हम कहें कि भाई प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है, हाँ, एटम के अंदर, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व हो। जैसे मतलब सेंट्रल फोर्स है, फोर्स सेंटर की तरफ रहती है। और ये सारी बातें जरूरी नहीं है कि हर कंजर्वेटिव फोर्स में हो और आगे लागू होती चली जाएं। इस बार जेई एडवांस में ग्रेविटेशन पे एक ऐसा ही सवाल बना जिसमें ये बात तो साबित हुई कि फोर्स कंजर्वेटिव है, लेकिन उससे आगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं हुआ, एनर्जी कंजर्व नहीं हुई, क्योंकि एक मास से मास बह के दूसरे में जा रहा था। और कोचिंग वालों ने हंगामा कर दिया कि साहब आईआईटी ने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसका में तो प्लस आ रहा है इस ऑप्शन में, जबकि वो 100 साल पुराना ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो होना वही था कि फोर्स को टाइम से डिफ्रेंशिएट करते आप, वेरिएशन लगाते और वो वैल्यू एज इट इज आपकी आ जाती, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आता और आपका ऑप्शन जो है जो था उसमें सही था बिल्कुल वो। तो फिर चूंकि विवाद ना हो और आईआईटी को सोल्यूशन लीक ना करना पड़े अपनी गोपनीयता बचाने के लिए, उन्होंने, क्योंकि सीक्रेट है सोल्यूशन तो लीक करते नहीं है, प्रोविजनल आंसर की होती है वो, तो उन्होंने 4 नंबर को डिग्रेड कर दिया कि छोड़ो यार, 256 पे मेरिट डाल दो, खत्म, क्या फर्क पड़ता है। तो उसका रीजन ये होता है बेटा कोई भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, ऐसे आईआईटी में मैं तुझे 20 सवाल दिखा दूंगा पिछले 40 सालों में जिनके सॉल्यूशन आज तक गलत चल रहे हैं, कोई भी नहीं देता, कोई भी जारी नहीं करेगा। टीचर अपने बच्चे को तो बता देगा, ठीक है, लेकिन ऐसे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे या पब्लिकली वो चीज जारी नहीं होती है। लेकिन वो क्या था, आईआईटी कानपुर को मैं एक लेटर लिख देता, आईआईटी कानपुर ने पेपर बनाया था, आईआईटी कानपुर को मैं एक लेटर लिख देता, उस पर अपने डिग्री डिप्लोमा की मोहर मार देता, उसको लिख देता कि ये तो करेक्ट है, इसे इस पर ग्रेस क्यों कर रहे हो, तो वहां मेरी पोल खुल जाएगी, यार ऐसा आदमी भी है। बेटा खुल जा। एक मैं आपको पता ना, हर टीचर का एक अपनी एक गोपनीयता होती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन रूल है, संविधान की पहली शपथ यही है कि गोपनीयता बनी रहनी चाहिए। क्या पता किसके पास क्या ज्ञान है। 2004 में राजा ने जेई एडवांस का पेपर फिजिक्स में 100% किया था, 60 में से 58 थे, एक क्वेश्चन उसने आते हुए छोड़ा था, 422 उसकी रैंक थी। आईआईटी कानपुर से वो एमटेक हुआ और वुलविक पॉलिटेक्निक लंदन में मैथमेटिक्स का वो प्रोफेसर है, उसे कोई जानता ही नहीं है। और तीनों सब्जेक्ट मैंने ही पढ़ाए थे उसे, तो मैंने सबसे पहले ये बात बताई थी कि कोई भी नॉलेज पब्लिकली जारी ना करें। बेटा पब्लिक में नहीं दिया जाता, चेले का अधिकार है गुरु के ऊपर।
हर गुरु या हर चेले को समान रूप से ज्ञान नहीं दिया जा सकता, जो पात्र है उसी को तो मिलेगा। स्पष्ट कर दिया गीता में कि ज्ञान योग्य पात्र के लिए है। तो बात तो वही फंस जाएगी। ऐसे कितने ऐसे कितने सवाल आएंगे जब तू जेईई एडवांस खोलेगा, अब देखेंगे जनवरी के बाद, तब पोल खुलेगी, देख ले ये रहा गलत है। चले आगे बढ़े। ओके ठीक, नोट कर लिया था, स्क्रीन शॉट ले ले, क्या फर्क पड़ता है, लिख ले बेटा। आपको तो इसमें कुछ लिखने वाली बात है नहीं। कंजर्व्ड, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, MVR इज कांस्टेंट। मतलब जैसे न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रोटॉन घूमता है, दैट इज द सेम कि उसका इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। बोर सेकंड पॉस्टुलेट बताएगी कि वो NH/2 होता है। ओके, अब आगे चलते हैं। अभी देखते हैं कि कूलम्स का वेक्टर फॉर्म क्या है, यानी इसको वेक्टर में लिखना पड़ेगा ना हमें। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। इसके लिए क्या करते हैं, चार्ज की पोजीशन दे लेते हैं R1 R2 पे, ऐसे, ये R1 और ये R2, और ये वेक्टर कर लेते हैं। यहाँ ले लेते हैं Q1, यहाँ ले लेते हैं Q2, दैट इज विल बी यानी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा, ठीक है। तो कुछ मान के चलते हैं, क्योंकि डायरेक्शन देनी है तो दोनों को पॉजिटिव मान के चलें, फिर नेगेटिव पे बाद में डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो देखा जाए कि फोर्स ऑन Q2, फोर्स ऑन Q2, तो बेटा ये फोर्स है Q2 पे इस तरफ को, और ये है R वेक्टर, जिस वेक्टर की डायरेक्शन मुझे इधर को लेनी है, क्योंकि इस वेक्टर की डायरेक्शन ही बताएगी फोर्स की डायरेक्शन F। तो मुझे ये R निकालने के लिए इसको फाइनल बनाना पड़ेगा, इसको इनिशियल बनाना पड़ेगा वेक्टर रूल के अकॉर्डिंग। तो मुझे यहां F21 लिखना पड़ेगा, यानी R जो होगा, R होगा R21 R2 माइनस R1, ये इधर को डायरेक्शन बता देगा। मतलब मैं जब डायरेक्शन लगाऊंगा तो R की डायरेक्शन लगा दूंगा मैं फिर, क्योंकि भाई डायरेक्शन लगाने के लिए तो मुझे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर ही चाहिएगा ना, IJ के पे चाहिएगा ना मुझे। हाँ तो लिख देते हैं फोर्स ऑन Q2, वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। तुझे ये बात तेरी समझ में बढ़िया आई कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ना बेटा, वो बांटने वाला ज्ञान तो अलग है, बांटने वाला ज्ञान तो सत्संग प्रवचन है, तो नेताओं का है, सबको मिलता है। अब कोई मूल मंत्र देना पड़ गया मान लो, अब स्वामी विवेकानंद को स्वामी राम तीर्थ ने सत्संग प्रवचन थोड़ी दिया था, एक ही गया वहां, एक लायक एक लायक था, एक को दे दिया। 10-12 जब उनको कैंसर हो गया, 10-12 लोग रह गए थे वहां पे। इधर कितनी कहानी काम की आएगी 1 मिनट में। उनमें विवेकानंद भी थे, रामतीर्थ पड़े थे, तो उनके गले से ब्लड बह रहा था, मवाद, कैंसर में। उसका कटोरा भर के मिट्टी का स्वामी विवेकानंद बाहर डाल के आया करते थे,
तो 12 के 12 आते थे और धीरे धीरे सब भाग गए थे, 10-12 थे वो। तो वो कभी कभी उनमें से कोई डाल दिया करता था, तो उनमें से किसी ने कह दिया अंदर आके कि इसमें बहुत बदबू हो गई है, अब इस कमरे में बढ़ना घुसना संभव नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद ने ये भरा हुआ कटोरा जिसमें मवाद और खून भरा था, एक झटके में पी लिया था। ये मवाद का था, स्वामी रामतीर्थ के गले से, उनके गुरु के मवाद थी, कैंसर था उनको गले का, उसमें मवाद टपका करती थी। एक झटके में पी लिया था ये भरा हुआ। बोले तुम्हारे लिए बदबू है, मेरे लिए नहीं है। तो ये कहानी घटना देख के वो 12 के 12 भाग गए थे। जब विवेकानंद ने ऐसा कर दिया तो रामतीर्थ मुस्कुराए और उन्होंने कहा मेरा काम सफल हो गया, अब मैं शरीर छोड़ दूंगा। तो उससे अगले दिन उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। विवेकानंद ने अकेले ने अंतिम संस्कार किया था। अब तू कैसे कह देगा ज्ञान समाज के लिए है? अयोग्य पात्र नहीं है एकलव्य। एकलव्य योग्य पात्र नहीं है। एकलव्य उस जाति से नहीं आता, उस श्रेणी पे नहीं आता कि वो युद्ध करे। उसका काम नहीं है युद्ध करना। कैटेगराइज है मेरे बात, कैटेगराइज है। जो क्षत्रिय वर्ग था उनका काम था लड़ना और मारना और मरना। उसे मरने मारने की जरूरत नहीं थी। उसका काम था तपस्या करे, तप करे, आराम से जीवन करे, ईश्वर की साधना करे और धनुर्विद्या के अलावा कोई भी ज्ञान ले, आत्मज्ञान ले, ब्रह्म ज्ञान ले। यही गड़बड़ एकलव्य ने करी थी, यही गड़बड़ कर्ण ने करी थी। तो परिणाम क्या हो? ये जो वैज्ञानिक ज्ञान है इसके सभी पात्र हैं। नहीं, कर्ण क्षत्रिय हो गया, लेकिन कर्ण ने जो ज्ञान लिया था वो क्षत्रियों के दुश्मन थे। परशुराम क्षत्रियों को मारते आ रहे थे। वो एक भील दूसरी जाति ने उसकी परवरिश की थी। ये कहकर ये कहा बात कर्ण को नहीं पता थी, कर्ण ने उससे ज्ञान ले लिया था। हाँ, परशुराम से। तो परशुराम ने जब उसे चेक किया, परशुराम के वो उसके सर लेटे हुए थे, तो उसको बिच्छू चढ़ गया। बिच्छू काटता रहा, काटता रहा, काटता रहा। कर्ण ने पैर नहीं हिलाया, अब गुरु सो रहे हैं। तो गुरु उठे तो देखा बिच्छू ने लंबा चौड़ा घाव कर दिया था। तो कर्ण, उसने कहा था कि तू तो इस छोटी जाति का हो ही नहीं सकता, तू इतना दर्द बर्दाश्त छोटी जाति कर ही नहीं सकती, और मेरा ज्ञान समय पे तेरे काम नहीं आएगा। तूने झूठ बोला है, और आगे से तू धनुर्धर है, इसका इस्तेमाल मत करना। लगा दिया था, हाँ, पाबंदी लगा दी। परशुराम ने कहा था ज्ञान दे देना, गुरु बन जाना, लेकिन इस्तेमाल मत कर देना इसका लड़ाई में। तो उसने गलती करी अहंकार में, उसने लड़ाई में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो बस परिणाम हो गया खराब। इन बातों में फैक्ट है, बहुत फैक्ट है इन बातों में। हाँ, तो कोलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। जो साइंटिफिक नॉलेज आप लेते हैं ना, इसके सभी पात्र हैं, लेकिन सबके सब एनडीए में भर्ती होते हैं क्या? सब मिलिट्री में भर्ती थोड़ी होते हैं। तो पहले मैग्नीट्यूड लिख लिया जाए F21। तो ले लिया जाए Q1 Q2 मैग्नीट्यूड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R21 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये क्या हुआ? ये Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हो गया। सिंपल, दैट इज सिंपल, कोई डाउट नहीं है। इसके बाद डायरेक्शन लगाएगा। डायरेक्शन क्या होती है किसी भी वेक्टर की? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ये वेक्टर लगा दे R21 और इसका मैग्नीट्यूड लगा दे, ऐसे लगाते हैं। तो कुछ लोग
क्या करते हैं कि यहाँ एन कैप लगा देते हैं, यानी इस चीज को ऐसे लिख देते हैं। किताबों में बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये क्या लिख दिया भाई, हम क्या कर रहे हैं। ऐसे लिख देंगे, यहां लगा देंगे N21 कैप। तो इस पे न्यूमेरिकल डाल के पता चल जाता है कि इसका सच क्या है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। तो चार्ज है हमारे पास Q1 प्लस 10 माइक्रो कूलम, Q2 प्लस 5 माइक्रो कूलम। अब देखिए यहाँ पे R1 देता हूं 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 7 के कैप मीटर में। R2 देता हूं 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप मीटर में, और कहता हूं फाइंड फोर्स ऑन Q1। करेक्ट। तो जस्ट एक ही एग्जांपल है जो आपको करना है बस, ताकि वेक्टर में कहीं कुछ आ जाए लगाना पड़े तो इसका इस्तेमाल जरूरी होता है। बेसिक पे है ये। कर लो गोरा। आज गोरी भी बैठी है क्लास में तुम्हारे साथ। हाँ, थोड़ा सा वेक्टर को रिप्रेजेंट करके लिखना होता है। तो बड़ा तो नहीं है, भाई एक बार लिख दें तो फिर आई जे के में आंसर आता है ना इसका। इसमें आई जे के रहते हैं ना, और उनका मैग्नीट्यूड भी रहा करता है। ना ना, वेक्टर में आंसर चाहिए बेटा। हाँ, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा नीचे रखने के लिए। भाई यहाँ रखने के लिए मैग्नीट्यूड तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि फॉर्मूले में देख क्या जा रहा है, फॉर्मूले में इसका क्यूब हो जा रहा है यहाँ पे। हाँ, क्योंकि ऊपर वेक्टर है पूरा, तो मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। R12 निकाल के मैग्नीट्यूड निकाल, उठा के R12 लिख दे। दिक्कत क्या है, सिर्फ R12 ही तुझे निकालना है, बाकी तो काम फटाफट है। R21 निकाल ले बस, R21। हाँ ओके। तो R21 में तूने निकाला, 2 में से 5 गए, माइनस 3 आई कैप, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 जे कैप, 2 3 माइनस 5 के कैप। ये तेरा R21 है। R21 का मैग्नीट्यूड कर ले, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो गया। 25 और 25 50 और 9 59 हो गया। यही बना था क्या? ओके, दैट इज फिनिश। फोर्थ लिख दे उठा के, ये ले। 9 इंटू 10 रेस टू पावर 9 कांस्टेंट होता है। इसकी पूरी वैल्यू 1 में जो आया करती है वो ये आती है, एप्सिलॉन नॉट और 4 पाई डाल के। इसके बाद 2 चार्ज हैं तेरे पास, दोनों माइक्रो में, एक है 5 एक है 10, तो कितना हो गया? 50 हो गया। 10 की पावर माइनस 12 हो गया, क्योंकि माइक्रो तो हटाएगा ना। ओके, उसके बाद ये तेरा वेक्टर आ गया, माइनस 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 5 के कैप। ओके, खत्म हो गई बात। ये आया तेरा √59, इसका तेरा क्यूब हो गया, ये तेरा आंसर हो गया। हाँ हाँ, R12 निकलते ही 21 निकलते ही, मतलब फोर्स ऑन Q1 इधर को हो जाएगा F12। हाँ, तो F12 क्या होगा बालक? F12 होगा माइनस F21। बस खत्म। अच्छा, आम और रेट का आलू सेम है, आम खाऊं कि आलू खाऊं? वेरी गुड, शाबाश।
जब सीजन आए और आलू हो 25-30 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, और आम भी हो जाए उसी रेट पे, तो आम खाए, आलू ना खाए। लेकिन आम से थोड़ी, आम को थोड़ी घटा देगा आलू। आम इज द फ्रूट। दूध उबाल लें, नॉर्मल टेम्परेचर पे कर लें, आम में डाल लें, घुमा लें उसको, और थोड़ी चीनी डाल लें, गटक गटक गटक। चले आगे। अच्छा अच्छा, अब यहाँ पे एक है फॉर क्यू, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सबको करवाया जाता है। एक है क्यू और इनके बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर, वो दोनों ही पॉजिटिव हैं। इनके बीच में कहीं एक चार्ज रखा जाएगा क्यू नॉट, दैट विल बी पॉजिटिव एंड मे बी नेगेटिव, दैट इज नॉट अ मैटर। ठीक है, ये यहाँ से कहीं इससे या इससे किसी डिस्टेंस x पे रखा जाएगा, तो यहाँ से कितनी बचेगी, 2 माइनस एक्स बचेगी। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ फोर्स ऑन क्यू नॉट इज 0। पहले कौन बताएगा, इधर गोरी है उधर वैल्यू है। क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x x